वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नाइट्रोअल्केन के अंदर उनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले हमने देख लिया है नाइट्रोअल्केन्स क्या होते हैं। उसमें हमने नाइट्रोअल्केन्स के अंदर मेथड ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। आज हम देखेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हमारा टॉपिक है नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन ऐसे इसको शो कर सकते हैं RNO2। और नाइट्रोअल्केन के अंदर हम क्या देखेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है जो नाइट्रोअल्केन है, अगर इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो एल्केन में जैसे कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे मैं जैसे CH3 लगा दिया, ठीक है, और ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ओपन करके देखूँ, इधर हाइड्रोजन लगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन लगा, इधर ये NO2 ग्रुप जो है वो इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं वैलेंसी के अंदर, 2 इधर जुड़ जाते हैं, 2 इसको दे देता है 4, एक के साथ बॉन्ड बना लेता है, 5 टोटल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आपको ये भी पता है कि नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होता है। करता क्या है, ये जहाँ पे भी जुड़ा हुआ होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, तो ये कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कार्बन पे जो भी जुड़े हुए होते हैं ग्रुप्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये बात याद रखनी है कि इस पर जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण इसका जो अल्फा कार्बन होता है, देखो ग्रुप के पास वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, इस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका जो अल्फा कार्बन होता है उस पर जुड़े हुए जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर के होते हैं। कारण क्यों होते हैं अम्लीय प्रकृति के? कारण ये है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रकृति का होता है, अतः वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कार्बन सेंटर पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी या कमी आ जाएगी। उसकी पूर्ति को या उसकी कमी को पूरा करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और इलेक्ट्रॉन दे के खुद H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये बाहर की तरफ खींच रहा है इसकी कमी को पूरा करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो H+ या प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। और जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। इस वजह से नाइट्रोअल्केन जो है वो भी एसिडिक नेचर के होते हैं। या अगर सही से कहा जाए, एक्यूरेट अगर मैं बात कहूँ तो एक्यूरेट तो बात ये होती है कि नाइट्रोअल्केन के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक्यूरेट तो ये आता है कि जो उसके ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो हैं अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, H कार्बन, H N डबल बॉन्ड O, ये माइनस, ठीक है, ये अपना क्या गया, इलेक्ट्रॉन देके चला गया। अब ये कहलाता है इनोलेट। क्या कहलाता है, नाइट्रो का, एल्केन का इनोलेट। इसके अंदर होती हैं टॉटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन उसने बाहर खींच लिया तो इसके ऊपर माइनस आ गया और इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है। तो संरचना 1 और संरचना 2, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 दोनों का आपस में क्या होता है, चलावेता, या उसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म होता रहता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया इनोलेट्स के लिए, जानना इसलिए आसान रहेगा आपका क्योंकि जब अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब ये चीज़ बीच में आएगी, तो आपको पता रहता है तो ठीक है ना। तो ये है इनोलेट्स बनेगा, इसके अंदर बनता किससे है, नाइट्रोअल्केन से। क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन अम्लीय प्रकृति का होता है। कंडीशन आप याद रखना, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ
अल्फा हाइड्रोजन ही अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर मैं कहूँ कि 3 डिग्री का क्या है, नाइट्रो एल्केन है, CH3 CH3 CH3, मैं अब पूछूं आपसे क्या ये इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है, क्या अल्फा हाइड्रोजन इसके अम्लीय प्रकृति के हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, जिस पर ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। क्या है, 3 ग्रुप हैं कार्बन से जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन कौन से हो गया, बीटा नंबर के हो गए, अल्फा नहीं है। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है। ठीक है, तीसरे के अंदर कौन सा, 3 डिग्री का। अब मैं बात करूँ 2 डिग्री की, ये 2 डिग्री का, ठीक है। आप बताओ 2 डिग्री का नाइट्रो एल्केन है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके अंदर, है तो कितने हैं, आप मुझे बताओगे कि इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, मतलब ये अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसका, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। और प्राइमरी तो हमें पता ही है, मैंने पहले ही लिखा था CH3NO2, इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी में एक और लिख लेती हूँ, CH3 CH2NO2, ये भी 1 डिग्री या प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ये देखो 2, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो प्राइमरी में एक तो मैंने मैथिल लिखा था, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में एथिल नाइट्रो एल्केन, ठीक है, या नाइट्रो एथेन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपिल नाइट्रो एल्केन, इसके पास में कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 डिग्री वाले के पास में नहीं है। तो एसिडिक प्रकृति किसकी हो गई, 1 डिग्री की और 2 डिग्री की ही होती हैं, 3 डिग्री की नहीं होती हैं। ठीक है, 3 डिग्री वाला एसिडिक प्रकृति नहीं देता है। अब आप देखो ये अम्लीय प्रकृति का है, तो रिएक्शन किसके साथ देगा, क्षारों के साथ या बेस के साथ में केमिकल रिएक्शन देगा। तो इनकी रिएक्शन होती है क्षार या बेस के साथ में। तो हम रिएक्शन करवाते हैं इनकी किसके साथ में, क्षार या बेस के साथ में, क्षार या बेस के साथ में। अब क्षार या बेस में तो हम देखो जनरली रिएक्शन कराते हैं, एक तो धातुओं की, मेटल जैसे सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, या फिर हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH KOH हाइड्रोक्साइडों की, या हम रिएक्शन करवाते हैं एमाइड, सोडामाइड, पोटेशियम माइड जैसे NaNH2, इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं। तो 1-2 केमिकल रिएक्शन लेते हैं। इसकी 1-2 केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि पहली है विद सोडियम। विद सोडियम जैसे कि मैंने ये ले लिया, नाइट्रोएथेन ले लिया। ठीक है, आपको याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन ही निकलेगा, चाहे बाकी ग्रुप में कुछ भी जुड़ा हुआ हो। तो ये सोडियम लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल, इधर भी मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे 2, और 2 सोडियम यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहो तो एक बार में 1 भी जोड़ सकते हो, 2 बार में 2 भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके 2 बार मतलब 1 बार में 1 ही जोड़ूंगी, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके 2 सोडियम आ जाएंगे, 1 ही हाइड्रोजन, और 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो ये H2O बाहर निकलेगा, H2, और बना क्या, CH3 CHNO2, और यहाँ क्या जुड़ा, सोडियम, कितने मॉलिक्यूल, 2। तो ये क्या बना, ये बना इसका इनोलेट। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको, हाइड्रोजन निकलते ही इनोलेट बनता है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम जुड़ा हुआ है तो इसको मैं कहूँगी सोडियम इनोलेट। क्या नाम होगा, सोडियम इनोलेट इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि धातुओं के साथ में जब रिएक्शन होगी मेटल्स के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती हैं। दूसरी है NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जैसे कि एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, क्या करना है, NaOH के साथ में, तो इधर से OH और इधर से निकलेगा एक H, तो क्या निकला, H2O बाहर निकल गया, और बनेगा क्या, ये CH2NO2, और यहाँ क्या जुड़ेगा, सोडियम जुड़ जाएगा। तो ये भी क्या है, सोडियम का नाइट्रो इनोलेट हो जाएगा। क्या है, सोडियम का नाइट्रो इनोलेट बनता है, किसके साथ में, बेस के साथ में। तो ये तो क्लियर है, बहुत सारी रिएक्शन है, इतने में अपन को समझ में आ गया है कि जो इसका नाइट्रो एल्केन होता है एसिडिक प्रकृति का होता है, और उसके बाद में ये क्षारों के साथ में क्या देगा, रिएक्शन देता है और सोडियम के इनोलेट बनाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं हेलोजनीकरण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी हेलोजनीकरण। देखो रिएक्शन इसमें कम ही है, लेकिन 2-3 रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं नाम लिखाती जाऊंगी, वैसे आप भी इंपॉर्टेंट टिक करते जाना।
दूसरी रिएक्शन इसकी लिखना हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण या हेलोजिनेशन। किसके साथ रिएक्शन होगी? हेलोजन के साथ में रिएक्शन होगी। प्राइमरी जो नाइट्रो एल्केन देगा, बिल्कुल देगा। सेकेंडरी रिएक्शन देगा क्या? बिल्कुल देगा, अल्फा हाइड्रोजन है। टर्सरी देगा क्या? टर्सरी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि हेलोजन जो है वो किसको प्रतिस्थापित करेंगे? हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करते हैं, तो टर्सरी नहीं देता है रिएक्शन। जैसे सिंपल रिएक्शन करवाती हूँ मैं इसकी, ये आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, ठीक है। हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे लाइट की उपस्थिति में, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस दोनों हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लेती हूँ, 2 हाइड्रोजन 2 के द्वारा रिप्लेस होंगे और 2 H और 2 Cl 2 HCl बाहर निकल जाएंगे। तो ये बनेगा CH3, उसके बाद में CNO2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl, बाहर क्या निकला? 2 HCl। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से मैं ले रही हूँ नाइट्रो एल्केन, CH3NO2, हेलोजन के साथ में अभिक्रिया। कितने मिनट? 6 क्यों लिए? 3 मोल क्यों लिए? इसलिए लिए कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 HCl तो बाहर निकलेंगे, बच्चे 3 हेलोजन, 3 हेलोजन इस क्लोरीन पे, कार्बन पे जुड़ जाएंगे। तो CCl3 और NO2, इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रिक, क्लोरोपिक्रिक इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि किस तरह से बनता है, इसकी मैकेनिज्म भी आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले एक और रिएक्शन देखो, ये मैंने लिया 2nd डिग्री का। कौन सा? 2nd डिग्री का। हेलोजन के साथ में रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, ये और एक H, ये और एक Cl, ये HCl बाहर निकल गया, एक हेलोजन बचा है क्लोरीन, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH3NO2 और एक Cl यहाँ पे अब जुड़ गया, ठीक है। इस तरह से ये बन गया आपका 2 डिग्री के साथ भी, 1 डिग्री के साथ में। अब 3 डिग्री के साथ में तो रिएक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि हेलोजन उसके अंदर, हाइड्रोजन उसके अंदर होता ही नहीं है। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये है हेलोजनीकरण की अभिक्रिया। इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट है क्लोरोपिक्रिक। ये क्लोरोपिक्रिक जो बनता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्ट करता है एज ए कीटनाशी या पेस्टिसाइड्स की तरह व्यवहार करता है। क्लोरोपिक्रिक एक पेस्टिसाइड या कीटनाशी होता है। आपको इसके अंदर देखना है कि ये बनता कैसे है, तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता रही हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो आप देखना क्लोरोपिक्रिक की मैकेनिज्म या हेलोजनीकरण की मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म, सारी अभिक्रियाएं जो हो रही हैं ये क्षारीय माध्यम में भी होती हैं, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में होगी, इसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। तो देखो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कौन सा? नाइट्रोमेथेन, ठीक है। नाइट्रोमेथेन लूँगी, क्षारीय माध्यम के अंदर हैं और हमें पता है कि इनके हाइड्रोजन कैसे हैं? एसिडिक नेचर के हैं। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के, तो H+ के रूप में बाहर निकलेंगे। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, तीनों स्टेप एक ही जैसे हैं। कैसे आप याद करेंगे? एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl आएगा, दूसरा हाइड्रोजन Cl आएगा, तीसरा हाइड्रोजन निकलेगा, तीसरा Cl आएगा, रिएक्शन खत्म। देखो ऐसे, ये हाइड्रोजन और ये OH, H2O बाहर चला गया, ठीक है। क्या किया इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। यहाँ पे बनेगा NO2 और यहाँ पे क्या आया? माइनस। अब कौन जुड़ेगा यहाँ पे आएगा क्लोरीन। क्लोरीन इस तरह से टूटता है, देखो दोनों की वैलेंसी सेम ही है ना, एक पे आएगा माइनस, एक पे आएगा प्लस। तो मुझे बताओ कार्बन पे कौन जुड़ेगा? क्लोरोनियम आयन जुड़ेगा, जिसके ऊपर प्लस है, ये इस कार्बन पे जुड़ता है। तो ये HCl, ये आ गया Cl प्लस वाला क्लोरोनियम, और ये NO2। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप भी सेम ही है, मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, आपको क्या करना है? रिपीट ही करना है। तो अब देखो क्षारीय माध्यम में वापस ये H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा तो क्या बचा? ये Cl, ये H, ये NO2 और इधर क्या आ गया? माइनस आ गया, ठीक है। वापस कौन जुड़ेगा? वापस क्लोरीन जुड़ेगा, Cl, ये इधर, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो ये जो आपका प्लस वाला है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आ गया Cl, H, NO2, ठीक है। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे। वापस बेसिक मीडियम क्षार के अंदर ये आपका H2O वापस बाहर निकलेगा, ये H2O बाहर, ठीक है। क्या बचा? Cl माइनस NO2। हमें क्या जोड़ना है? हमें जोड़ना है एक क्लोरीन यहाँ पे वापस, तो ये इधर माइनस इधर प्लस,
ठीक है, क्लोरोनियम वापस इस माइनस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और एट द लास्ट जो प्रोडक्ट बनाएगा ClClClNO2 बन गया CCl3NO2। क्या बना ये? ट्राईक्लोरोनाइट्रोमेथेन, इसे कहते हैं ट्राईक्लोरोनाइट्रोमेथेन। नाम क्या है इसका? क्लोरोपिक्रिन। और क्लोरोपिक्रिन क्या काम करता है? कीटनाशी का कार्य करता है। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप रिपीट हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये है आपके हेलोजनीकरण के अंदर आता है, हेलोजनीकरण की अभिक्रिया नाइट्रो एल्केन के लिए। तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, जिसे हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट है माइकल एडिशन अभिक्रिया। क्या है? माइकल एडिशन अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, बिल्कुल याद रखना, माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन कौन देता है? माइकल एडिशन रिएक्शन होती हैं अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, या मैं कह सकती हूँ अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिक अम्ल, उसकी उपस्थिति में नाइट्रो एल्केन के साथ में रिएक्शन होती हैं। ये ठीक उसी तरह से होती हैं जैसे कि हमने एल्डोल संघनन वगैरह पढ़ा था, लगभग आपको वैसे ही दिखेगी ये। तो रिएक्शन किसके साथ में होगी? एक तो होगा असंतृप्त एल्डिहाइड, ठीक है, असंतृप्त एल्डिहाइड, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH एक असंतृप्त एल्डिहाइड मैंने ले लिया। साथ में मुझे क्या लेना है? साथ में लेना है नाइट्रोमेथेन। ये नाइट्रोमेथेन मैंने ले लिया, ठीक है। किस तरह से क्या होगा आपको कैसे याद रखना है? इसके अंदर क्या जुड़ेगा? ये वाला जो ग्रुप है ये एज इट इज़ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे? इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने ये इसलिए H बार लिखा है ताकि आपको पता रहे कि अम्लीय प्रकृति का, इसलिए ये क्या करेगा? ये बाहर निकलेगा क्षारीय माध्यम में। रिएक्शन बिल्कुल किस में होती है? क्षारीय माध्यम में रिएक्शन होती है। तो ये बाहर निकलेगा और बाहर निकल के इनोलेट बनाएगा। इनोलेट इसके ऊपर कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, जैसे मैनिच रिएक्शन में पढ़ा था उसी तरह से, और आगे से आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो सबसे पहले एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो ये आपका नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोमेथेन क्या करेगा? क्षारीय माध्यम के अंदर, क्षारीय माध्यम में ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा इनोलेट, ये नाइट्रो इनोलेट बना, ठीक है। ये एक अटैकिंग रिएजेंट बना। सेकेंड स्टेप के अंदर ये अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इसके ऊपर। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। CH डबल बॉन्ड CH2, देखो मैंने उल्टा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे अटैक करवाएंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। CH2NO2-, ठीक है। अब अटैक करवाएंगे तो कैसे अटैक, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कैसे अटैक होने वाला है। देखो इसको मैं और ओपन स्ट्रक्चर करती हूँ और इजीली समझ में आएगा। अब ये देखो माइनस से कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन सेंटर के ऊपर। ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास, ठीक है। तो अब ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड का ये क्या करेंगे? तो ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये इस तरह से रिएक्शन होगी, HCO- हो गया, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, CH डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 और ये NO2 जुड़ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे करवाएंगे एक प्रोटॉन जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पे हम एक प्रोटॉन जोड़ेंगे, ये इस तरह से। बस यही स्टेप को आप ध्यान से देखना, बाकी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कहीं गड़बड़ होगी तो इसी स्टेप में होती है। तो अब ये प्रोटॉन में कहाँ जोड़ूंगी? यहाँ पे। तो ये देखो HCOH हो गया, डबल बॉन्ड CH CH2NO2, ठीक है, ये बन गया। ये कौन सा रूप बना? ये बनता है इनॉल रूप। इनॉल रूप में क्या होता है? एक ही कार्बन पर OH समूह होता है और उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं इनॉल रूप। तो देखो उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो इनॉल रूप बनेगा। अब ये इनॉल रूप किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये इनॉल रूप कन्वर्ट होगा इसके कीटो रूप के अंदर। कैसे? देखना, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O, हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये CH था, एक हाइड्रोजन और चला गया तो CH2 हो गया, उसके बाद में ये CH2NO2। क्लियर? तो ये जो बन गया आपका कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है किसके द्वारा बनता है? माइकल एडिशन के द्वारा बनता है। तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है? एक तरह का
नाइट्रो कंपाउंड है किसका, एल्डिहाइड का। देखो आपने एल्डोल संघनन पढ़ा था तो क्या था, एल्डोल इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था और हाइड्रोक्सी ग्रुप था ना। इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है, एल्डोल ग्रुप के अंदर इसके अंदर एल्डिहाइड भी है और इसकी हाइड्रोक्सी जगह नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर होता है। ठीक है, नाम आप आसानी से दे सकते हो, जैसे नाम देना है तो 1 2 3, 3 पे नाइट्रो है तो आप क्या लिखोगे 3 नाइट्रो। तो ये 3 नाइट्रो 1 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 नाइट्रो 1 प्रोपेनेल इसका नाम हो जाएगा। 3 नाइट्रो, उसके बाद में ये क्या 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और इसका एल्डिहाइड का एल तो प्रोपेनेल इसका नाम है। ठीक है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बना, ये प्रोडक्ट बनेगा CHO CH2 और इधर CH, ये हो गया CH2 ये CH, इधर CH2, मैंने इधर एक कम लिख दिया ना, ये CH2, ठीक है, ये CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया और इसका CH2NH2, ये CH2NO2 वाला NO2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कम लिख दिया था। देखो क्योंकि इसका कार्बन, ये कार्बन एक CH ये CH2 और ये CH2 ये CH2 और ये NO2। ठीक है, अब इस भी बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इसको इस तरह से लिखें HC⋯O, उसके बाद में CH2 हो जाएगा, वापस CH2, ये तो दो इसी कंपाउंड के थे, उसके बाद में ये CH2NO2 नाइट्रो का आ गया। तो इधर भी आप ऐसे लिखते हो CHO CH2 ठीक है, ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक तरह का युगोत्पाद या एडिक्टिव प्रोडक्ट होता है। युगोत्पाद का मतलब इसके अंदर 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइकल एडिशन अभिक्रिया, जो नाइट्रो एल्केन के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल है, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन आती है मैनिच अभिक्रिया। मैनिच अभिक्रिया मैंने आपको याद कराया था कि उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी एमीन और कार्बोनिल कंपाउंड का इनॉल रूप होता है, ऐसे याद कराया था। इसी तरह की रिएक्शन इसके अंदर भी होती है, किसके अंदर, नाइट्रो एल्केन के अंदर भी मैनिच अभिक्रिया करा सकते हैं। जैसे देखो 4th रिएक्शन लिखना, मैनिच रिएक्शन, और मैनिच रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, इजीली आप बना सकते हैं। मैनिच रिएक्शन, नेक्स्ट अभिक्रिया मैनिक अभिक्रिया। और मैनिक अभिक्रिया में हम क्या क्या लेते हैं, मैनिक अभिक्रिया में एक कार्बोनिल कंपाउंड का इनॉल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ कार्बोनिल नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे नाइट्रो एल्केन, जैसे नाइट्रोमेथेन ले लिया, फिर क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और क्या लेते हैं, सेकेंडरी एमीन लेते हैं, सब ले लिया। अब क्या क्या करना है, हमने कहा एक इधर से हाइड्रोजन लो, एक इधर से ऑक्सीजन लो और एक इधर से हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, तो क्या निकल गया बाहर, H2O, और जो भी बचा है उसको सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कैसे, ये NO2, ठीक है, NO2, इधर से हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा, CH2, उसके बाद में इधर क्या बचा, CH2, और इधर क्या बचा, NR2। ठीक है, तो ये बन गया आपका बीटा एमिनो। एक प्रकार से जैसे बीटा एमिनो वहाँ कीटोन होता था, तो यहाँ पे बीटा एमिनो कीटोन नहीं है, बीटा एमिनो एक प्रकार बीटा एमिनो कंपाउंड्स बन जाएगा। ठीक है, उसका नाम जो होगा वो क्या होगा, इसको हम कहते हैं मैनिक क्षार या मैनिक बेस कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे नाम कैसे देना है, तो जब भी नाम दो आप इसको याद रखना, यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, 1 और 2 पे आता है आपका नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो, उसके बाद में 2 नाइट्रो, एन पे जो है देखो R 2 बार जुड़ा हुआ है, ये जब एमीन पढ़ेंगे तब आपको वापस बताऊंगी। तो हम यहाँ इधर लिखते हैं NN 2 बार है तो NN डाई एल्कीन, और ये क्या 2 कार्बन है तो एथेन, तो इसका नाम होता है 2 नाइट्रो NN डाई एल्कीन एथेन, इसका नाम हो जाएगा। ये क्या है, एक मैनिक बेस होता है। ठीक है,
अब आप कहोगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बिल्कुल ही आसान है इसके अंदर। जैसे कि देखो मैकेनिज्म इसमें है नहीं, आपके दे भी नहीं रखी है, इसलिए ज़्यादा करवाने से मतलब नहीं है। जब अपन ने मैनिक रिएक्शन पढ़ी थी उसके अंदर अपने मैकेनिज्म पढ़ी हैं, ठीक है, उसी तरह की सेम मैकेनिज्म इसके अंदर है। इसमें भी क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इमिनियम आयन बनेगा, इमिनियम आयन इसके इनोल फॉर्म पे अटैक करेगा। इनोल फॉर्म मतलब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, माइनस रहेगा, इनोलेट बनेगा और इनोलेट पे अटैक करके सेम प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी मैनिक रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन, अपचयन। जब नाइट्रो ग्रुप का अपचयन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो फिफ्थ के अंदर देखते हैं अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। मोस्टली तो आपको यही याद रखना है कि जब भी अपन नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रो ग्रुप हमेशा अपचयित हो जाता है एमीन ग्रुप के अंदर। लगभग 90% यही होता है। ठीक है, 90% यही होगा। तो जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ नाइट्रो एल्केन, अगर आप रिडक्शन करा रहे 3 HCl की उपस्थिति में, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ले लिया नाइट्रो एल्केन, रिडक्शन करा रहे हैं 3 क्लोराइड की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो R लिख रही हो आप उसकी जगह और भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं ही लिख लेती हूँ। मैंने लिख लिया CH3, ठीक है, इधर मैंने लिख लिया CH3 CH2 NO2, इधर मैंने क्या लिया रेने निकल पैलेडियम की उपस्थिति में अपचयन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ, जैसे कि फिर आपको एक साथ प्रोडक्ट बताती हूँ। RNO2 है, इसका रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, सब में एक जैसे प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीन के अंदर, ये हो जाएगा। ठीक है, अपचयन होगा तो देखो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में और हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा, तो ये बनेगा एमीन। इसी तरह से 3 क्लोराइड और HCl भी हैं तो भी क्या बनेगा, एमीन ही बनेगा। ठीक है, रेने निकल की उपस्थिति में कराया है तो भी एमीन ही बनेगा। इजी है। इसी तरह से प्रबल अपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया है तो भी एमीन ही बनेगा। तो इजी है बिल्कुल इसका रिडक्शन। अब एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर इनका रिडक्शन, अगर इसी का रिडक्शन अपन कराते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ CH3 CH2 NO2, ठीक है, इसका मैंने रिडक्शन किसकी उपस्थिति में कराया, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं। किसके उपस्थिति में, अमोनियम क्लोराइड नहीं है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा जिंक की उपस्थिति में जब रिडक्शन कराएंगे तो आप याद रखना एमीन नहीं बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो CH3 CH2, देखो याद ऐसे रखना, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। अपचयन कब कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की उपस्थिति में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, नाइट्रो एल्केन का। अब देख लेते हैं लास्ट इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ में। किसके साथ में, एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ में होने वाली अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है ये भी, एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ कैसे कराएंगे रिएक्शन। जैसे कि मान लो कोई एल्डिहाइड ले लिया, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ में करानी है, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोमेथिन। कैसे इसको जोड़ना है, तो आप इसको ऐसे याद रखना, जैसे कि अपन एल्डोल अपचयन पढ़ रहे थे, एल्डोल रिडक्शन या एल्डोल रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर क्या क्या था, उसी तरह से बिल्कुल सिंपल है। देखना, यहाँ से क्या करूँगी मैं, एक हाइड्रोजन निकालूंगी और ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ दूंगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे, इस तरह से, जैसे देखो ये CH3CO, एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसको एज इट इज़ जो बचा है उसको एज इट इज़ जोड़ दो।
तो जैसे नाइट्रो अपन एल्डोल पढ़ते थे उसके अंदर था OH समूह और एक एल्डिहाइड समूह, क्योंकि हम एल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पे एक एल्डिहाइड और एक नाइट्रो कंपाउंड लिया तो एल्डिहाइड की जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ये भी एक प्रकार का एडक्ट या युगोत्पाद बनाता है। कैसा होता है? एक एडक्ट होता है या युगोत्पाद बनाता है। नाम देना है तो बहुत ही आसान है, नाइट्रो ग्रुप से स्टार्ट करना है, 1 2 और 3। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। देखो आप कहोगे इधर से नाम स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप उच्च प्रायिकता वाला, हायर प्रायोरिटी वाला होता है, इसलिए उसको कम नंबर मिलने चाहिए। तो ये 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया और 1 पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। और कार्बन में कितनी चैन वाली, कितना कार्बन वाली चैन है? 3 कार्बन वाली, तो 3 नाइट्रो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम करा सकते हैं कीटोन के साथ में भी अभिक्रिया। देखो कीटोन के साथ में करानी है CH3COCH3, नाइट्रो किसके साथ में? नाइट्रो मैथेन की। तो आप क्या करेंगे? ये एक हाइड्रोजन है, इसको ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ दो तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये OH आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया? ये OH आ गया। उसके बाद में इधर क्या जुड़ा हुआ है? CH3, ये CH3 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा, CH2 और NO2। ठीक है, इस तरह से उसका युगोत्पादी एडक्ट बनेगा। नाम देना है तो देखो 1 2 और 3। तो 2 पे क्या? हाइड्रोक्सी और 2 पे मैथिल भी है, तो नाम आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। मैथिल भी है तो 2 मैथिल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल, और 1 2 3 कार्बन है तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल 1 नाइट्रो प्रोपेन इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके साथ में है? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये है आपकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं किसकी? नाइट्रो एल्केन को लेके। छोटा सा ही टॉपिक है नाइट्रो एल्केन में, रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद में उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी एसिडिटी के बारे में। फिर अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाइट्रो अरीन्स के बारे में, मतलब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जहाँ तक पढ़ा है उतना आप पढ़ लेना ध्यान से। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको आप सेल्फ अपने हाथों से करके देखना, तभी आपको समझ में आएगी। आप इसको जनरली पढ़ोगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको पहले आप देखना, देखने के बाद जो नोट्स भेज रहे हो उस नोट्स को देखना। कोई भी नोट्स में करेक्शन हो तो वीडियो के अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन करना। उसके बाद आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना, खुद बनाना, और रिएक्शन भी जो मैकेनिज्म होती है वो आप खुद लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।